हेलो गाइज। तो आज एक नीति आयोग का टॉपिक कवर कर रहे हैं। नीति आयोग, सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को क्यों लाया गया। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान कैसे लिया, तो इस बारे में हम पहले देखेंगे कि नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रतिस्थापन का मूल कारण यह था कि अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण है, अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है, वो बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर गति करने लगी थी। जबकि योजना आयोग जो है वह योजना आयोग का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बाजार है वो गौण भूमिका में होगी, निजी क्षेत्र की भूमिका उतनी नहीं होगी जितनी कि भारतीय राज्य की जितनी भूमिका होगी उतनी निजी क्षेत्र की भूमिका नहीं होगी। और इस परिवर्तन के कारण राज्यों को और अधिकार देने की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक नवीन संरचना और एक गतिशीलता की आवश्यकता थी, जिसके लिए नीति आयोग पूरा कर सकता था। योजना आयोग अक्सर राज्यों की संवेदनशीलता और प्रकृति पर हावी हो जाता था, यानी कि ऐसा लगता है कि संघवाद की भावना का सम्मान नहीं हो रहा है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके राज्य जो है अपने अपने आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न चरणों में, यानी कि इस सभी राज्यों के लिए एक ही दृष्टिकोण यानी कि वन साइज फिट फॉर ऑल जैसा दृष्टिकोण है वो प्रासंगिक नहीं रह गया था। यह दृष्टिकोण भारत को आज भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता है। यानी कि नीति आयोग भारत सरकार के नीति विशेषज्ञों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न आर्थिक विकास, भारत के आर्थिक संबंधी नीति निर्माण में राज्यों को शामिल करना है। तो फिर संरचना और संगठन, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, संचालन परिषद गवर्निंग काउंसिल के, तो सभी राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, और दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा जो है उसके अलावा जो उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। क्षेत्रीय परिषद जो है मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित विशेषज्ञ वो शामिल होते हैं। पूर्वकालिक संगठनात्मक ढांचा, उपाध्यक्ष और पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 4 होती है। अंशकालिक सदस्य यानी कि अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य होते हैं। 2 विशेष आमंत्रित सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें 2 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। तो योजना आयोग के पास आज तो इसमें देखेंगे कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में क्या विविधता है, दोनों में क्या एक दूसरे से अलग है। यानी कि योजना आयोग के पास राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि नीति आयोग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का निर्देश प्राप्त होता था, जबकि नीति आयोग हेतु संचालन परिषद सर्वोच्च संस्था है। और नीति आयोग को सामाजिक आर्थिक नियोजन की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि योजना आयोग के पास राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि नीति आयोग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का निर्देश प्राप्त होता है, जबकि नीति आयोग हेतु संचालन परिषद जो है ना सर्वोच्च संस्था है। और नीति आयोग को सामाजिक आर्थिक नियोजन की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। नीति आयोग में 2 या 2 से अधिक के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य विवाद समाधान हेतु क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान है। योजना आयोग में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि योजना आयोग केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन हेतु राज्यों को वित्त का हस्तांतरण करता था, और साथ ही योजना आयोग योजनाओं के वित्तीय हस्तांतरण हेतु सलाह और सिफारिश भी कर सकता है, जबकि नीति आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि योजना आयोग में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होती है तो उसके समाधान हेतु क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया, जबकि
नीति आयोग में 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के मध्य विवाद के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, जबकि योजना आयोग के पास ये प्रावधान नहीं था। योजना आयोग केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन हेतु राज्यों को वित्त का हस्तांतरण करता था। केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन हेतु वित्त का संचालन करता था, हस्तांतरण करता था, जबकि साथ ही योजना आयोग योजनाओं के वित्तीय हस्तांतरण हेतु सलाह या सिफारिश भी कर सकता था, जबकि नीति आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि योजना आयोग को केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन हेतु वित्त राज्यों को वित्त का हस्तांतरण करता था, साथ ही योजना आयोग योजनाओं के वित्तीय हस्तांतरण हेतु सलाह या सिफारिश भी कर सकता था। नीति आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया। केंद्र टीम इंडिया, इसका अर्थ है कि सभी राज्यों के मध्य समन्वय हेतु एक समूह भावना का निर्माण, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके। नॉलेज एंड इनोवेशन हब की बात करें तो इसका अर्थ है कि भारत में अनुसंधान और विकास पर बल दिया जाना और देश में ज्ञान का विकास करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बल दिया जाना और फिर देश में ज्ञान का विकास करना। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग में विशेषज्ञों का एक समूह है जो कि केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, आत्मनिर्भर भारत और जैसी योजनाओं को सफल बनाने में हेतु सलाह देता है। फिर नीति आयोग अंतर मंत्रालय समन्वय और केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। यह राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के मध्य साझा दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देता है। यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करता है और इस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और भागीदारों का एक सहयोग तंत्र तैयार करता है, ताकि भारत में ज्ञान और नवाचार उद्यमिता को आगे बढ़ाया जा सके। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग में विशेषज्ञों का एक समूह होता है जो केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को सफल बनाने हेतु सलाह देता है, सिफारिश करता है। नीति आयोग मंत्रालय का समन्वय और केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करता है, यानी कि अंतर मंत्रालय समन्वय और केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। यह राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के मध्य साझा दृष्टिकोण विकसित करने में बल देता है। नीति आयोग जो अंतर मंत्रालय समन्वय और केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। यह राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के मध्य साझा दृष्टिकोण विकसित करने में बल देता है। यह राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के मध्य साझा दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देता है। यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करता है और इस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करता है, इस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है कि जो सशक्त राज्य है वो सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और भागीदारों का एक सहयोगी तंत्र तैयार करता है, ताकि भारत में ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, चिकित्सकों और भागीदारों का एक सहयोगी तंत्र निर्मित करता है, ताकि भारत में ज्ञान, नवाचार, उद्यमिता उसको आगे बढ़ाया जा सके। गवर्निंग काउंसिल, संचालन परिषद के उद्देश्य क्या होती है? तो यह प्रशासन के एक ऐसे मॉडल का निर्माण करना चाहती है जिसमें सरकार प्रथम और अंतिम उपाय के प्रदाता के बजाय जो ना समर्थनकारी रूप में होती है। किसानों की आय पर ध्यान देना, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना, आर्थिक रूप से जीवंत मध्यम वर्ग है वो किसी भी कार्य को करता रहे और साथ ही उनकी क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग। भारत अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी का पूरी तरह से लाभ उठाए। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित और नियोजित शहरों का निर्माण किया जाए। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हो। यानी कि यह प्रशासन के एक ऐसे मॉडल का विकास करना चाहती है जिसमें सरकार प्रथम और अंतिम उपाय के समर्थनकारी रूप में होती है। उपाय की प्रदाता के बजाय जो है ना वो समर्थनकारी रूप में होती है। यानी कि इसमें सरकार का समर्थन होनी चाहिए। यानी कि सरकार जो है ना प्रथम और अंतिम उपाय के बजाय वह विकास के भागीदार में समर्थनकारी के रूप में हो। यानी किसानों की आय पर ध्यान दिया गया है। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना हो गया। जैसे आर्थिक रूप से जीवंत मध्यम वर्ग किसी भी कार्य को करता रहे, उनकी क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग हो सके। अब भारत अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी का पूरी तरह से लाभ उठाए। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित और मध्य नियोजित शहरों का निर्माण किया जाए। शासन में पारदर्शिता लाने की तकनीकी का प्रयोग हो।
किसानों की आय पर ध्यान देना, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना, आर्थिक रूप से जीवंत मध्यम वर्ग के किसी भी कार्य को करता रहे, उनकी क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग हो सके। भारत अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी के का पूरी तरह से लाभ उठाए। भारत जो अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी उसका पूरी तरह से लाभ उठाए। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित और नियोजित शहरों का निर्माण किया जाए। शासन में आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और नियोजित शहरों का निर्माण किया जाए। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हो। इसको एक बार देख सकते हैं कि यह प्रशासन के ऐसे मॉडल का विकास करना चाहती है जिसमें सरकार प्रथम और अंतिम उपाय के प्रदाता के बजाय जो ना एक समर्थनकारी रूप में होती है। किसानों की आय पर ध्यान देना हो गया, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना हो गया, और जीवंत मध्यम वर्ग किसी भी कार्य को करता रहे ताकि उनका अनुकूलतम विकास जो है वो हो सके, क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग हो सके। भारत अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी का पूरी तरह से लाभ उठाए। भारत जो अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी उसका पूरी तरह से लाभ उठाए। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित और नियोजित शहरों का निर्माण किया जाए। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हो। मतलब भारत अपने उद्यमशील वैज्ञानिक और मानव पूंजी का पूरी तरह से लाभ उठाए। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित और नियोजित शहर का निर्माण वो किया जा सके। जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से सुरक्षित और जो नियोजित शहर है उसका निर्माण किया जा सके। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हो। नीति आयोग पार्ट 3, तो इसमें नीति आयोग के सूचकांक यानी कि SDG इंडेक्स के बारे में देखेंगे। SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या है? तो सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी राज्यों 2030 तक जो है ना सभी की शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक अभियान के रूप में अपनाया गया था। यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक जो है ना सभी की शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक अभियान के रूप में अपनाया गया था। भारत के संघीय व्यवस्था में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों की अग्रणी भूमिका उपेक्षित की गई। इसके लिए सहकारी, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें सतत विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य है उसको प्राप्ति हेतु जो है ना राज्यों की अग्रणी भूमिका अपेक्षित की गई। इसके लिए सहकारी, सहयोग और प्रतिस्पर्धी सहयोग के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत में नीति आयोग ने भारत के सूचकांक की अवधारणा का विकास किया जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों की स्थिति का मापन करता है। यानी कि भारत का जो संघीय विकास है, संघीय व्यवस्था में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों की अग्रणी भूमिका अपेक्षित है और जिसके लिए सहकारी, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत में नीति आयोग ने भारत के सूचकांक की अवधारणा का विकास किया जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों की स्थिति का मापन करता है। जो भारत में नीति आयोग ने भारत के सूचकांक की अवधारणा है SDG इंडेक्स का विकास किया, इंडिया इंडेक्स की विकास किया जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों की स्थिति का मापन करता है। विकास का मापन करके नीति आयोग द्वारा विकास की स्थिति का राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेश अनुसार और संपूर्ण देश के अनुसार जो ना 0 से 100 के मध्य प्रदर्शन अंक प्रदान किया जाता है। विकास का मापन करके नीति आयोग द्वारा विकास की स्थिति का राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेश अनुसार और संपूर्ण देश के अनुसार जो ना 0 से 100 के मध्य प्रदर्शन अंक प्रदान किया जाता है। 0 का अंक का तात्पर्य जो हुआ यानी कि सबसे खराब स्थिति, जबकि 100 अंक जो है ना सबसे अच्छी स्थिति का परिचायक होता है। तो ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, तो इसमें यह कहा गया है कि यह एक वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने में भूमिका निभाता है और 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी निवारण के लिए और ग्रहों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए 2030 तक जो है ना सभी की शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया था। भारत की संघीय व्यवस्था में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों की अग्रणी भूमिका अपेक्षित है। राज्यों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और जिसके लिए सहकारी, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत में जो है नीति आयोग ने
भारत के सूचकांक की अवधारणा यानी कि SDG इंडेक्स का विकास किया गया, जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों की स्थिति का मापन करता है। और विकास के मापन करके जो है ना नीति आयोग द्वारा विकास की स्थिति का राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार और संपूर्ण देश के अनुसार जो है ना 0 से 100 के मध्य अंक का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें से जिस राज्य को 0 अंक प्राप्त होता है यानी कि उसकी सबसे खराब स्थिति है, जबकि 100 अंक वाले सबसे अच्छी स्थिति का परिचायक है। सतत विकास लक्ष्यों की नीति आयोग ने 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। तो इसमें देखें कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्य हैं। इसमें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया SDG इंडेक्स को। तो इसमें सामाजिक क्या कहता है, तो मानव विकास, लिंग समानता और सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक इंडेक्स में सामाजिक लक्ष्य की बात करें तो इसमें मानव विकास, लिंग असमानता और जेंडर इक्वालिटी हो गया और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। आर्थिक में जैसे गरीबी, परिवहन और अवसंरचनात्मक विकास है। पर्यावरणीय लक्ष्य में सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा है, पर्यावरणीय विकास और समुद्र तटों का संरक्षण, ये सभी है। पर्यावरणीय में जैसे स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरणीय विकास और समुद्र तटों का संरक्षण हो गया। आर्थिक विकास में गरीबी, परिवहन और अवसंरचनात्मक विकास है, इंफ्रा डेवलपमेंट करना, जैसे गरीबी है, परिवहन है, अवसंरचना विकास है। सामाजिक कल्याण में सामाजिक में क्या हो सकती है, तो मानव विकास है, लिंग समानता है, फिर सामाजिक मूल्यों का विकास किया। आर्थिक में गरीबी, परिवहन और परिवहन है, गरीबी, परिवहन और फिर अवसंरचना में विकास। और पर्यावरणीय लक्ष्य में जैसे स्वच्छ ऊर्जा है, पर्यावरणीय विकास और समुद्र तटों का संरक्षण, ये सभी। भारत को सूचकांक में वर्ष 2019 में 60 अंक प्राप्त हुआ, जबकि 2021 में 66 अंक प्राप्त हुआ, जो कि भारत की प्रगति का परिचायक है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल और स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि भारत को सूचकांक वर्ष की बात करें तो सूचकांक में वर्ष 2019 में 60 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि 2021 में 66 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2019 की तुलना में 2021 में 6 अंक अधिक प्राप्त हुई, यानी कि भारत की प्रगति का यह परिचायक है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न्यू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, दो नवीन बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, तो 2000। इसका विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है। इसका विकास किसके आधार पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, इसके आधार पर की जाती है। यानी कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण गरीबों की संख्या 32.75% थी और शहरी गरीबों की संख्या 8.81% है। इसका विकास जो है ना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर यानी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ, मतलब जीवन स्तर के आधार पर जो है उसके आधार पर किया जा रहा है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जो गरीब है, गरीबों की संख्या 32.75% थी, जबकि शहरी गरीबों की संख्या जो है ना 8.81% थी। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों में निम्नलिखित 12 तत्वों को देखा गया, तो ये 12 तत्व क्या है, अभाव देखा गया है, जैसे कि पोषण, स्कूली शिक्षा, मातृत्व स्वास्थ्य हो गया, रसोई, स्वच्छता, आवास, स्कूल में उपस्थिति और फिर संपत्ति, पेयजल है, बैंक खाता है, बच्चा और किशोर की मृत्यु दर हो गया, बिजली। ये 12 तत्वों के कारण जो है राष्ट्रीय स्तर में गरीबों में 12 तत्वों का अभाव देखा जा रहा है, जिसमें क्या सब हो जाती है, तो पोषण, स्कूली शिक्षा, मातृत्व स्वास्थ्य, रसोई, स्वच्छता, आवास, स्कूल में उपस्थिति, संपत्ति है, पेयजल, बैंक खाता, बच्चा और किशोर की मृत्यु दर है और बिजली। भारत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य में गरीबी बिहार में 51% है, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% है। यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार 51%, झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79% है। भारत में सबसे गरीबी केरल में, सबसे कम गरीबी की बात करें तो केरल में है 0.71% है, गोवा में 3.76% और सिक्किम में 3.78% में है। भारत में सबसे कम गरीबी राज्य में गरीबी केरल में 0.71% है, गोवा में 3.76% और सिक्किम में 3.78% है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक क्या होती है, तो ये यानी कि इसे नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से जारी किया गया है। इसे नीति आयोग के द्वारा जो है ना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक 23 मानकों के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वास्थ्य स्थिति को मापता है, जिसमें नीति आयोग भारत को बड़े राज्य और छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करता है। केरल भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पर है।
स्टेट हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो यह नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से जारी किया गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसे नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से जारी किया गया है। यह सूचकांक 23 मानकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वास्थ्य स्थिति को मापता है, जिसमें नीति आयोग जो है ना भारत को बड़े राज्य, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करता है। यह सूचकांक 23 मानकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति को मापता है। 23 मानकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति को मापता है, जिसमें नीति आयोग जो है ना भारत को बड़े राज्यों और छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करता है। यानी कि जिसकी स्वास्थ्य स्थिति सबसे बेहतर होती है उसे अलग राज्यों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जिसकी स्थिति खराब होती है उसे अलग राज्यों की। जैसे केरल जो है ना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इसे किसके द्वारा मापा जाता है, इसके किसके द्वारा लागू किया गया, तो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से जारी किया गया था। इसमें 23 मानकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति को मापता है, और जिसमें नीति आयोग जो है ना भारत को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अलग में केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करता है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कंबाइंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करें तो यह नीति आयोग ने इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2018 में जारी किया, ताकि राज्यों के मध्य जल प्रबंधन के मामले में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके और भारत में जल संरक्षण की भावना का विकास किया जा सके। नीति आयोग ने इस सूचकांक को पहली बार 2018 में जारी किया गया और राज्यों के मध्य जल प्रबंधन के मामले में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, यानी कि इसका कार्य क्या है, तो राज्यों में जल प्रबंधन के माध्यम राज्यों के मध्य जो है जल प्रबंधन के मामलों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके और भारत में जल संरक्षण की भावना का विकास किया जा सके। यह अखिल भारतीय स्तर पर पहला प्रयास है जो कि जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को मापता है। इस जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को मापता है। यह सूचकांक नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय और फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। इसे सूचकांक के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इस सूचकांक की सहायता से जो भारत में जल प्रबंधन से सुरक्षित संबंधित जो खूबियों और खामियों की निगरानी किया जा सके। नीति आयोग ने इस सूचकांक को पहली बार 2018 में जारी किया था, ताकि राज्यों के मध्य जल प्रबंधन के मामले में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके, भारत में जल संरक्षण की भावना का विकास किया जा सके। यह अखिल भारतीय स्तर का पहला प्रयास है जो कि जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को मापता है। यह सूचकांक नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। इस सूचकांक की सहायता से भारत में जल प्रबंधन से संबंधित खूबियों और खामियों की निगरानी की जाएगी। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कंबाइंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स क्या है, तो यह नीति आयोग ने इस सूचकांक को पहली बार 2018 में जारी किया था, जिसमें राज्यों के मध्य जल प्रबंधन के मामले में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके, भारत में जल संरक्षण की भावना का विकास किया जा सके, यानी कि जल प्रबंधन के मामले में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका कार्य है कि जल और भारत में जल संरक्षण उसकी भावना का विकास किया जा सके। यह भारतीय स्तर पर, यह अखिल भारतीय स्तर का पहला प्रयास है जो कि जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को मापता है। यह सूचकांक नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। यह जो सूचकांक है वो नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। इस सूचकांक के माध्यम से भारत में जल प्रबंधन से संबंधित खूबियों और खामियों की निगरानी की जाएगी। इस सूचकांक की सहायता से भारत में जल प्रबंधन से संबंधित जो खूबियों और खामियों की निगरानी की जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि निर्यात तैयारी सूचकांक क्या होती है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा 2020 में पहली बार जारी किया गया था। इस सूचकांक को जो है ना नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में पहली बार जारी किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य जो है ना निर्यात बाधक कारकों और निर्यात प्रोत्साहनकारी कारकों अवसरों को निगरानी करना और पहचान करना है। इसका लक्ष्य है कि जो निर्यात में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसके कारकों को और निगरानी प्रोत्साहन अवसरों की निगरानी और पहचान करना है। सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जाना है। एक सुगम नियामक ढांचे की पहचान करना है। इसका लक्ष्य है कि निर्यात जो बाधक कारक है और निर्यात प्रोत्साहन
अवसरों की निगरानी, जो निर्यात बाधक कारक और निर्यात प्रोत्साहनकारी जो अवसर है उसकी निगरानी और पहचान करना है। सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बनाए रखना है, बढ़ावा दिया जाना है, और एक सुगम नियामक ढांचे की पहचान करना है। सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता है उसको बढ़ावा दिया जाना है, एक सुगम नियामक ढांचे उसकी पहचान करना है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें तो इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में जारी किया गया था, पहली बार जारी किया। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है वो निर्यात बाधक कारकों और निर्यात प्रोत्साहनकारी अवसरों की पहचान करना है, निगरानी अवसरों की निगरानी करना और उसकी पहचान करना है। सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जाना है, सरकारी नीतियों की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ावा दिया जाना है, एक सुगम नियामक ढांचे की पहचान करना है। सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जाना, एक सुगम नियामक ढांचा उसकी पहचान करना। इसका निर्माण निर्यात तैयारी सूचकांक को निम्न आधार पर जारी किया जा सकता है, जैसे कि व्यापार पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर निर्यात पारिस्थितिक तंत्र है, निर्यात प्रदर्शन और नीतियों के आधार पर निर्यात व्यापार पारिस्थितिक तंत्र है, फिर निर्यात पारिस्थितिक तंत्र है, फिर निर्यात प्रदर्शन और नीतियों के आधार पर इसे विभाजित किया जाता है। इसकी रिपोर्ट किसको दी? इसकी रिपोर्ट की जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु निर्यात के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और भारत के जो तटीय राज्य भी निर्यात के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका निर्माण जो ना तैयारी निर्यात तैयारी सूचकांक को निम्न आधार पर जारी किया जाता है, जैसे व्यापार पारिस्थितिक तंत्र, निर्यात पारिस्थितिक तंत्र, निर्यात प्रदर्शन और नीतियों के आधार पर जारी किया जाता है। और इस आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और भारत की जो तटीय राज्य वो भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स के, ये क्या है? तो कृषि विपणन और किसान तैयारी हितैषी सूचकांक सुधार सूचकांक, यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। यह सूचकांक 3 संकेतों पर आधारित है। कृषि बाजार सूचकांक कृषि बाजार सुधार पे, भूमि पट्टा सुधार है, और निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार, पेड़ पौधों की कटाई और पारगमन संबंधी सुधार है। तो कृषि बाजार संबंध सुधार की बात करें तो यह कृषि व्यवसाय करने में आसानी बनाती है, कृषि व्यवसाय करने में आसानी होगी, इससे किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। फिर उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प है, कृषि बाजारों में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता। जैसे कृषि व्यवसाय करने में आसानी, किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य के जो लाभ के अवसर हो गया। फिर उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प है, कृषि बाजारों में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता। जैसे कृषि व्यवसाय करने में आसानी, किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभ के अवसर हैं। फिर उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प है, कृषि बाजारों में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता। कृषि बाजार में सुधार, जैसे कि कृषि व्यवसाय करने में आसानी, जो कृषि व्यवसाय करने में आसानी हो, किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभ के अवसर प्राप्त हो, यानी कि उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प हो यहाँ पे, और कृषि बाजारों में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता हो। कृषि बाजार में दक्षता हो, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता ये सभी हो, यानी कि कृषि व्यवसाय करने में आसानी हो, फिर किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभ के अवसर प्राप्त हो, उपज की बिक्री के लिए जो ना व्यापक विकल्प हो, और कृषि बाजार में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता हो। भूमि पट्टा सुधार की बात करें तो यह भूमि को पट्टे पर देने, यानी जो ठेका पर दिया जाता है भूमि को, उससे संबंधित जो प्रतिबंधों से छूट हो, किराएदारों की मान्यता देना, और भूमि मालिकों की सुरक्षा हेतु जो ना भूमि मालिकों की सुरक्षा हेतु कानून, जैसे भूमि को पट्टे पर देने और उससे प्रबंधित जो प्रतिबंध है उससे छूट हो, किराएदारों को मान्यता देना, भूमि मालिकों की सुरक्षा हेतु कानून, जो भूमि मालिकों की रक्षा हेतु जो है वह कानून हो। फिर निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार, पेड़ पौधों की कटाई पर पारगमन संबंधी सुधार है, यानी कि निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार और पेड़ पौधों की कटाई संबंधित सुधार में निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन हेतु किसानों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जैसे निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन हेतु किसानों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कृषि व्यवसाय में विविधता लाने के अवसरों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। जैसे निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन हेतु किसानों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जैसे निजी भूमि है उस पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन हेतु किसानों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और कृषि व्यवसाय में विविधता लाने के अवसरों को प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।
जो निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ हैं उसको कटाई और पारगमन हेतु किसानों की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कृषि व्यवसाय से में विविधता लाने के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखें, तो इस प्रकार हमने एक नीति आयोग एक अध्याय को पूरा किया। तो मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। इसका इकोनॉमी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार 1991। तो आज तक यहीं तक।